विवाह की पहली रात किसी भी दुल्हन के लिए ख्वाहिशों और अरमानों भरी होती है। परंतु मेरे दिल में उमंग या अरमान कहीं ज़्यादा बेचैनी परंतु मेरे दिल में उमंग या अरमान से कहीं ज़्यादा बेचैनी और चिंता थी। इस विवाह को लेकर मैं कुछ कंफ्यूज थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा यह निर्णय सही है या गलत। परंतु यह निर्णय मेरा था ही कब। मुझे इस विवाह के लिए मजबूर किया गया था। मैंने अरूसी वस्त्र जेबतन कर रखा था। भारी जेवर मेरे गले में था और मेरे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज़ नई थी और अपनी कदरों कीमत का पता दे रही थी। मैंने घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 11 बजने वाले थे। मैंने सर झुका लिया और प्रतीक्षा करने लगी। मुझे अपने पति की प्रतीक्षा थी और फिर कुछ ही देर बाद कदमों की चाप सुनाई दी और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। मैं अपने दोनों हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए आने वाले लम्हों के बारे में सोच रही थी। मैंने अपने पति को एक दो बार पहले भी देखा था, परंतु उस समय मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस व्यक्ति से ही मेरे जीवन का सबसे अहम रिश्ता जुड़ जाएगा। मुझे अपना आप उसके हवाले करना होगा। दरवाजे की चटखनी चढ़ाने की आवाज़ से मेरे पसीने छूटे थे और मैं अपना सर घुटनों में दिए बैठी रही थी। मेरे मुंह पर एक बड़ा सा सुर्ख रंग का घूंघट भी डला हुआ था। मेरा पति आहिस्ता से मेरे करीब आकर बैठा और फिर उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी जान निकल गई। उसने मजबूती से मेरी कलाई को थामा और फिर सोने के दो चौड़े चौड़े कंगन मेरी कलाई में पहना दिए। यह मेरी मुंह दिखाई का तोहफा था जो इसकी तरफ से मुझे मिला था, जबकि मैं तो नज़र उठाकर उसका चेहरा भी नहीं देख सकी थी। शर्म के मारे मेरा सारा शरीर कांप रहा था। और फिर उसने उठकर लाइट बंद कर दी और जो कुछ उसके बाद हुआ वो पूरी तरह जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम माहीन है। मैं शुरू से ही शहर की आज़ाद फिजा में पली बड़ी थी। ना ही घर में किसी किस्म की कोई रोक टोक थी और ना ही कोई पाबंदी। जैसे ही मैंने इंटर के इम्तहानात पास किए, पिताजी कहने लगे कि अब हम कुछ दिनों के लिए गांव जाएंगे। मेरे सारे परिवार वाले गांव में ही रहते थे। मेरे पिताजी नौकरी की गर्ज से शहर आए हुए थे। मुझे शुरू से ही गांव जाने का बहुत शौक था, परंतु मेरी माँ कभी गांव नहीं जाना चाहती थी और ना ही कभी पिताजी के साथ उन्होंने मुझे भेजा था। जब भी गांव का जिक्र आता, माँ और पिताजी के दरमियान अजीब सी कशीदगी पैदा हो जाती। ऐसा लगता जैसे घर का माहौल ही खराब हो गया हो। न जाने माँ को गांव से क्या मसला था। अब भी पिताजी ने जैसे ही गांव जाने की बात की, माँ ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि आप अकेले ही चले जाएं और अपने परिवार वालों से मिलकर आ जाएं। मुझे गांव नहीं जाना। पिताजी क्रोध में कहने लगे, वर्षों से ना तुम गांव गई हो और ना ही कभी बच्चों को ले जाने दिया है। सारे परिवार वाले हमारे बच्चों के बारे में पूछते हैं। माजी की बातों पर खाक डालो और अब मेरे साथ गांव चलो। हमारी बच्चियों के विवाह की उम्र हो रही है। परिवार वालों का साथ ज़रूरी होता है। कोई भी रिश्ते के समय परिवार का भी पूछता है। पिताजी की बात सुनकर मैं चौंक उठी थी। वो कौन सा माजी था वो कौन सा माजी था जिस पर खाक डालने की बात हो रही थी और किस बात की वजह से माँ गांव जाने के नाम से ही खाइफ हो जाया करती थी। आज तक कभी पिताजी ने खुलकर मेरे सामने माँ से कोई बात नहीं की थी, इसलिए मुझे ऐसी किसी बात का इल्म नहीं था। आज भी शायद पिताजी क्रोध में ये बात कह गए थे और उन्हें एहसास नहीं हुआ था कि मैं भी की कश में ही मौजूद हूँ। माँ कहने लगी कि हम तो माजी पर खाक डाल देंगे, परंतु हमारे परिवार वाले कभी खाक नहीं डालेंगे। बेहतर यह है कि आप ऐसी कोई जिद ना करें जिसकी वजह से हमें पछताना पड़े। मैं अपनी पुत्रियों को लेकर गांव नहीं जाऊंगी, ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। परंतु पिताजी अपनी बात पर अटक गए और कहने लगे, अगर तुम मेरे साथ गांव नहीं गई तो मैं पुत्रियों को लेकर चला जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, परंतु मेरी पुत्रियां मेरी फर्मा बरदार हैं। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, माहीन अपना सामान तैयार करो, हमें गांव जाना है। पिताजी के आगे मेरी आवाज़ भी नहीं निकलती थी, इसीलिए मैं सिर्फ जी कह सकी और किकत से निकल आई। पिताजी भी घर से निकल गए थे और माँ के किकत से सामान पटकने की आवाज़ आ रही थी। यकीनन माँ का सारा क्रोध बेजान चीज़ों पर निकल रहा था और मेरी सोच बस इसी बात पर अटक गई थी कि गांव में ऐसा क्या है जो माँ ना ही खुद जाना चाहती हैं और ना ही हमें भेजना चाहती हैं। मैंने और मेरी छोटी बहन ने जल्दी जल्दी सामान पैक कर लिया था और जब शाम को पिताजी वापस लौटे तो उनके पास ट्रेन के टिकट भी थे। वो माँ से कहने लगे, मैं तुम्हारा टिकट भी लाया हूँ। अब तुम्हारी मर्जी है कि या तो हमारे साथ चलो या फिर यहाँ अकेली रहो, परंतु पुत्रियाँ तो मेरे साथ ही जाएंगी।
माँ ने हम दोनों बहनों की तरफ देखा और कहने लगी कि मैं पुत्रियों को अकेले गाँव नहीं भेजूंगी। वो अपना मुख्तसर सा सामान लेकर आ गई और कहने लगी, मैं आपकी जिद पर जा तो रही हूँ, परंतु 2 दिन बाद ही हम माँ पुत्रियाँ वापस आ जाएंगी। आपको जितने दिन अपने घर वालों के साथ रहना है, आप शौक से रहिएगा। पिताजी के चेहरे पर एक इत्मीनान सा आ गया था और हम दोनों बहनों ने भी सुकून का सांस लिया था, वरना हम दोनों सोच रही थी कि नई जगह, नए माहौल में माँ के बगैर हम क्या करेंगे। हम तो किसी रिश्तेदार को पहचानते भी नहीं थे। गांव से कभी कोई शहर नहीं आया था और ना ही कभी हम लोग गए थे। पिताजी के साथ रेलगाड़ी में बैठकर हम गांव के लिए रवाना हो गए और फिर रात के करीब हम जब गांव पहुंचे तो स्टेशन पर पिताजी के बड़े भाई यानी ताया अब्बा हमें लेने के लिए खड़े थे। वो पिताजी से बगलगीर हुए और फिर माँ को नज़रअंदाज करते उन्होंने हम दोनों पुत्रियों के सर पर हाथ रख दिया। माँ ने उन्हें सलाम किया था, परंतु सलाम का उत्तर भी नहीं आया था और इस बात ने हम दोनों बहनों को ही चौंकने पर मजबूर कर दिया था। तायाबा की बड़ी सी गाड़ी में बैठकर हम लोग उनकी हवेली पहुंच गए। वहां हमारे आने की पहले से ही इतला थी। बहुत सारे लोग जमा हो चुके थे और सब ने ही हमें गले लगाकर बहुत प्रेम किया था, परंतु हमारी माँ के साथ ना ही किसी ने सलाम दुआ की थी और ना ही कोई उन्हें देखकर पुरसन हुआ था। माँ ने भी एक किनारा पकड़ रखा था। पिताजी भी माँ को पूरी तरह नज़रअंदाज करके परिवार वालों से मिलने जुलने में व्यस्त हो गए थे। पिताजी ने बारी बारी हमें सबसे मिलवाया था। वहाँ हमारी 2 फूफो भी थी और 2 चचा भी। सभी लोग हमसे मिलकर बहुत पुरसन हुए थे। हर कोई हमसे बहुत से प्रश्न पूछ रहा था, कोई पढ़ाई के बारे में तो कोई शहर के जीवन के बारे में। काफ़ी देर बाद जब हम किकश में पहुंचे तो मेरी छोटी बहन अमृत कहने लगी कि आपी, ये क्या माजरा है, यहाँ तो कोई माँ को पूछ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है जैसे पिताजी के घर वाले माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं खुद सोच में पड़ी हुई थी। मैंने अमृत से कहा कि हाँ वाकई, आज तक कभी कोई शहर हमसे मिलने के लिए भी नहीं आया और यहाँ आने के बाद तो लगता है जैसे उन लोगों को माँ से कोई वास्ता ही नहीं है। हम दोनों कुछ देर तक यूं ही बातें करती रहीं और फिर थकन की वजह से नींद लग गई। सुबह मुंह अंधेरे ही हमारी आंख खुल गई और पता चला कि इस हवेली में मुंह अंधेरे ही सुबह हो जाती है, बल्कि हवेली में क्या, सारे गांव में ही सुबह होती है। हम भी तैयारी पकड़कर किकस से निकले और हवेली का जायजा लेने लगे। हवेली बहुत ही बड़ी और सुंदर थी। बहुत सारे मुलाजमीन थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर हम अपनी माँ के किकश में पहुंचे तो वो खामोशी से कोने में बैठी थी। हम दोनों को अपने पास बुलाकर कहने लगी कि ज़्यादा किसी से मेलजोल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। बस एक दिन की बात है, हम कल ही वापसी के लिए निकल जाएंगे। यहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। माँ की बात पर मैंने हैरत से पूछा कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? यह हमारा दद्याल है, हमें यहाँ क्या समस्या हो सकती है? पिताजी हमें 1 हफ्ते का कह कर लाए हैं। जल्दी वापस जाने की बात करेंगे तो पिताजी क्रोधित होंगे। माँ कहने लगी कि उन लोगों ने तुम्हारे पिता को अपने जाल में फंसा कर यहाँ बुलाया है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमें यहाँ लाने के पीछे तुम्हारे पिता का कोई ना कोई मकसद अवश्य है। मुझे डर है कि कहीं तुम दोनों के साथ कुछ गलत ना हो, बस इसीलिए मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। माँ की बातें मेरी और अमृत की समझ से बाहर थीं। हम दोनों बस हैरत से माँ को देख रहे थे और फिर शाम के समय हमें पता चल गया कि माँ और हमारे ददियाल वालों के दरमियान क्या मसला था। हमारी फूफो ने हमें बताया कि माँ और पिताजी ने भागकर शादी की थी। माँ दूसरे गांव के वडेरे की पुत्री थी, इसलिए दोनों गांव में हालात खराब हो गए और कशीदगी बढ़ गई और फिर पिताजी माँ को लेकर शहर भाग गए और यहाँ हर गुजरते दिन के साथ हालात पहले से भी खराब हो गए। इसलिए मेरे ददियाल वाले तो क्या, सारे गांव वाले ही मेरी माँ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनकी वजह से बहुत से मसले मसाइल हुए थे और बड़े बड़े झगड़े खड़े होने की वजह से बहुत से गाँव वाले अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। हम दोनों बहनों के लिए ये बात बहुत ही हैरानकुन थी कि माँ और पिताजी की पसंद का विवाह है, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। कुछ देर फूफो के साथ गुजारकर मैं वापस अपने किकश में जाने के लिए बाहर निकली तो मैंने मर्दाना बैठक की तरफ कुछ पुरुष को जाते देखा और मैं चौंक कर रुक गई। उस लड़के पर मेरी नज़रें ठहर सी गई थी। वो कोई 25-26 वर्ष का जवान था, जो बहुत ही सुंदर और मर्दाना वजाहत से भरपूर था। मैंने शहर में कभी ऐसे लड़के नहीं देखे थे जो इस कदर सुंदर मर्दाना वजाहत के मालिक होते। यही वजह थी कि मैं चौंक कर रुकी थी
और फिर उस लड़के ने भी बैठक के अंदर जाने से पहले सरसरी सी नज़र उठाई थी और वो मुझे देखकर ठिठक गया था। मैं शर्मिंदा होकर फ़ौरन किकश में भागी, क्योंकि अगर ये बात किसी भी हवेली के पुरुष को पता चलती तो शायद अच्छा नहीं होता, क्योंकि यहाँ महिला की इज्जत को बड़ी अहमियत हासिल थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। नज़र में बार बार वही व्यक्ति आ रहा था और मैं खामोशी से बिस्तर पर बैठी थी। ऐसे ही काफ़ी देर गुजर गई। मैं बस उससे सोची ही चली जा रही थी कि घंटे बाद हवेली में एक शोर शराबा उठा और अपनी माँ की चीखती चिल्लाती आवाज़ सुनकर मैं घबरा गई। जैसे ही मैं किकस से बाहर निकली तो मैंने देखा कि हाल में परिवार के सारे ही बड़े मौजूद थे और मेरी माँ उन सब के सामने खड़ी किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से लड़ाई कर रही थी, जबकि पिताजी माँ को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे। पिताजी क्रोध से कह रहे थे कि मेरी पुत्रियाँ मेरी जिम्मेदारी हैं और उनके निर्णय मैं खुद करूँगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। माँ फिर भी खामोश नहीं हुई थी, बल्कि पिताजी से कह रही थी कि मैं अच्छी तरह जानती थी कि तुम यहाँ हमें बिला वजह नहीं लाए हो। मैं अपनी पुत्री का जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। उन दोनों के दरमियान होने वाले इस झगड़े ने मेरे ओसान खता कर दिए थे और फिर जिस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे वो इस झगड़े की वजह थी। ये झगड़ा शायद मेरी और मेरी बहन की वजह से हो रहा था, परंतु किस बात पर, इस बात से मैं बिल्कुल गाफिल थी। मैं पिलर के पीछे खड़ी थी कि इतने में मेरे पिता की नज़र मुझ पर पड़ी और वो कहने लगे, माही यहाँ आओ। उनकी आवाज़ में ऐसी गरज थी कि मैं ट्रांस की कैफियत में कदम बढ़ाती उन तक पहुँच गई। वो कहने लगे, क्या तुम्हें मेरे किसी निर्णय पर कोई एतराज़ होगा? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो माँ से कहने लगे, देख लो तुम्हारी पुत्री को कोई एतराज़ नहीं है। पिताजी मेरे सर पर हाथ रख कर कहने लगे कि हफ्ते भर बाद तुम्हारा विवाह है, हम तुम्हें रुखसत कर रहे हैं। यह सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। मुझे विश्वास न आया कि पिताजी ने मेरा विवाह तय कर दिया था। शायद इसी बात पर माँ हंगामा मचा रही थी। पिताजी कहने लगे, बहुत बड़ा परिवार है और फिर गैर भी नहीं है। लड़का तुम्हारी माँ का भतीजा है, परंतु तुम्हारी माँ को न जाने क्या समस्या है। वो लोग बराबर वाले गांव से ही संबंध रखते हैं और लड़का ना सिर्फ अपने गांव का बड़ा है बल्कि सरपंच भी है। ये कहकर पिताजी खामोश हुए और फिर चाचा को आवाज़ देकर कहने लगे, लड़के की तस्वीर दिखाओ। मेरी पुत्री शहर से पढ़कर आई है। मैं चाहता हूँ कि इसे एक दफ़ा उसके होने वाले पति को देखने का हक दिया जाए। ये कहकर जैसे ही पिताजी ने चाचा से मोबाइल फ़ोन लेकर मेरे सामने किया तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे शाम को मैंने बैठक में जाते देखा था। तो क्या वो मेरा रिश्ता लेकर आया था? मैं हक्का बक्का सी वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को देख रही थी। मेरी माँ के जिस तरह के विवाह का इल्म मुझे हुआ था, ऐसे में मेरी माँ के मेके से मेरे लिए रिश्ता आना अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। फूफो ने तो बताया था कि दोनों गांव में दुश्मनी है, तो फिर वो लड़का यहाँ क्या कर रहा था और ये रिश्ता क्यों हो रहा था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे जहन में जन्म ले रहे थे। पिताजी कहने लगे कि वर्षों पुरानी दुश्मनी मित्रता में बदल चुकी है। वो लोग तुम्हारी माँ को क्षमा कर चुके हैं, परंतु तुम्हारी माँ इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये सब झूठ और फरेब है। जब तुम रुखसत होकर वहाँ जाओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वो लोग पहले जैसे नहीं रहे। वो तो मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, फिर हम क्यों इनकार करें? यह कहकर पिताजी ने मुझे ढेर सारी दुआएं दी और विवाह की तैयारियों में व्यस्त हो गए। मैं अपनी माँ के पास गई तो वो रोते हुए कहने लगी, पुत्री तू इनकार कर देना, निकाह के समय इनकार कर देना। इस विवाह के पीछे अवश्य कोई ना कोई वजह होगी। मेरे मेके वाले कैसे हैं ये मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो मर तो सकते हैं, परंतु इस बदनामी को नहीं भूल सकते जो मेरी वजह से उन्हें उठानी पड़ी थी। माँ की दिशा देकर मैं भी चिंतित हो गई थी। मैंने माँ से कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जानती तो हैं यह निर्णय पिताजी का है, मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? माँ ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, वर्षों पहले जो गलती मैंने की थी आज उसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। काश के मैं गाँव ही ना आती। मुझे तो पहले ही अंदाज़ा था कि तुम्हारे चचा और ताया मिलकर कोई ना कोई खेल अवश्य खेलेंगे, और देखो मेरा शक सही साबित हुआ। मैंने माँ को तसल्ली दी और उन्हें समझाया कि पिताजी ने जो भी निर्णय किया होगा वो सोच समझ कर किया होगा। मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते थे और मुझे विश्वास था कि वो मुझे किसी भी गलत निर्णय की भेंट चढ़ने नहीं देंगे। धूमधाम से मेरी बारात आई थी और पिताजी ने मुझे रुखसत कर दिया था। माँ को इस विवाह से कोई लेना देना नहीं था। वो सारा समय की कश में ही बंद रही थी, जबकि उनके सारे मेके वाले आए थे।
परंतु माँ ने किसी से भी मिलना गवारा नहीं किया था। कुछ महिलाएं मुझे रुखसत करवाकर दूसरे गांव ले गईं और फिर मुझे मेरे किकश में बिठा दिया गया। मैं बार बार यही सोच रही थी कि ये विवाह क्यों किया गया है। क्या वाकई दुश्मनी मित्रता में बदल गई है या फिर कोई और बात है? इस विवाह को लेकर मेरे दिल में अरमानों से कहीं ज्यादा खौफ और वसवसे पैदा हो गए थे। और ऐसा रुखसती के बाद हुआ था जब मैंने हवेली की महिलाओं का व्यवहार अपने साथ बहुत ही सख्त महसूस किया था। वरना रुखसती से पहले तक मैं काफ़ी पुरसन और मुतमईन थी। और फिर मेरा पति रवि की कश में आया और उसने बड़ी सख्ती से मेरी कलाई पकड़कर 2 बड़े बड़े सोने के कंगन मेरी कलाई में डालकर मुंह दिखाई का हक अदा कर दिया। उसके व्यवहार ने मुझे सहमा दिया था। वो बिल्कुल खामोश था, उसके मुंह से कोई जुमला नहीं निकला था। और फिर उसने उठकर लाइट बंद कर दी और उसके बाद हक के नाम पर उसने मेरे शरीर को इस तरह नोचा कि मेरी चीखों से शायद सारी हवेली गूंज उठी हो। विवाह की रात मेरे लिए ऐसी अजियतनाक बनी थी कि मेरा सारा शरीर जख्म जख्म हो गया था। और फिर पीड़ा की शिद्दत के बाद मुझे कुछ होश ही न रहा। और जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। रवि मेरे सराहने खड़ा था और मुझे देख रहा था। उसे देखते ही मेरी जान निकल गई थी। इससे पहले कि मैं चीखों पुकार शुरू करती, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और खामोश रहने का इशारा किया। मैं खौफ के मारे बिल्कुल खामोश हो गई थी। डॉक्टर ने कुछ दवाएं लिखीं और रवि से कहने लगी कि इसके शरीर पर बहुत ज़्यादा गहरे जख्म है। बेहतर यह है कि आप इनके साथ कुछ दिनों तक कोई संबंध ना बनाएं। और फिर उसने मुझे रवि को अपने साथ ले जाने की अनुमति भी दे दी। यह गांव का छोटा सा अस्पताल था जिसमें डॉक्टर भी रवि की ही गुलाम थी। अभी सुबह का सूरज तलू नहीं हुआ था। सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी था। रवि खामोशी से मुझे लेकर हवेली पहुंचा और पिछले रास्ते से हम किकश में दाखिल हो गए। मैं तो अब भी पूरी तरह कपकपा रही थी। वो मेरे सामने बैठ गया और गौर से मेरा चेहरा देखने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया है, मेरी गलती क्या थी? और फिर रवि ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मैं कांप उठी। वो कहने लगा कि बहुत अरसे से हमारी तरफ से तुम्हारे गांव का पानी बंद था। वजह तुम जानती हो, क्योंकि हमारी फूफो ने तुम्हारे पिता से भागकर विवाह किया था और इसी बात का बदला लेने के लिए पिताजी ने तुम लोगों के गांव का पानी बंद कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा खून खराबा भी हो चुका था और फिर काफ़ी वर्षों से ये मसला इसी तरह चलता रहा। मगर अब कुछ अरसे पहले तुम्हारे ताया हमारे पास आए। वो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहते थे क्योंकि फसलों के लिए उन्हें पानी चाहिए था। पुरानी दुश्मनी तो ख़त्म नहीं कर सकते थे, अलबत्ता बदले की आग पिताजी के दिल में जल रही थी। और फिर पिताजी ने यह शर्त रखी कि अगर फूफो की पुत्री रुखसत होकर हमारी हवेली आएगी तो तुम्हारे गांव का पानी खोल दिया जाएगा। तुम्हारे ताया इस बात के लिए रजामंद हो गए और फिर ना जाने कैसे उन्होंने तुम लोगों को राजी किया। जिस रोज़ मैं तुम्हारी हवेली आया था उस रोज़ तुम्हारे ताया ने खुद ही हमें बुलवाया था और रिश्ता पक्का होने की खबर सुनाई थी। यह विवाह हमारे लिए महज बदला था और गुजरी रात मैं तुमसे अपनी बदनामी का बदला ले चुका हूँ और अब आने वाली हर रात तुम्हें हिसाब चुकाना होगा। तुम्हारी माँ की वजह से मेरे पिता को जो जिल्लत उठाना पड़ी, जो रुसवाई हमने सहन किया, वही जिल्लत और रुसवाई अब तुम्हें सहन करनी होगी। रवि की बातें सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि बज़ाहिर इतना अच्छा और शरीफ नजर आने वाला पंचायत का सरपंच इस कदर घटिया सोच का मालिक निकलेगा। पहली रात उसने हैवानियत की हर हद पार कर दी थी। मेरे शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां जख्म ना लगा होता। रवि ने मुझसे सख्ती से कहा कि अगर मैंने अपने घर वालों को कोई भी बात बताई तो नए सिरे से खून खराबा शुरू होगा। ना सिर्फ दोबारा से हमारे गांव का पानी बंद कर दिया जाएगा, बल्कि इससे भी बड़ा झगड़ा खड़ा होगा। इसलिए मैं खामोश रहूं और सारा जीवन उसके दिए हुए जख्मों को सहती रहूं। अगले दिन मेरे पिता मुझसे मिलने के लिए आए और रस्म के मुताबिक मुझे साथ ले जाने की बात की तो रवि और उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने पिताजी को भी अपना असली चेहरा दिखाया और कहने लगे कि हम आपकी पुत्री को दोबारा कभी आपके गांव आने की अनुमति नहीं दे सकते। यह सुनकर पिताजी दंग रह गए थे, क्योंकि पिताजी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि ताया अब्बा ने क्या खेल खेला है। गांव का पानी खुलवाने के लिए उन्होंने मेरे जीवन को दांव पर लगाया था और मेरे पिता को भी इस बारे में खबर नहीं होने दी थी। रवि के पिता यानी मेरे मामू कहने लगे कि जिस तरह सारा जीवन हम अपनी बहन की शक्ल देखने के लिए तड़पे हैं और जो जिल्लत हमने सहन किया है, अब वो तुम्हारी झोली में आ गई है। अब तुम अपनी संतान के लिए बिल्कुल ऐसे ही तड़पना। बहुत कोशिश के बावजूद भी पिताजी मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके थे और तन्हा ही वापस चले गए थे। मेरा रो रो कर बुरा हाल था।
आने वाले कुछ दिन ऐसे ही अजियतनाक गुजरे और फिर एक रोज़ मौका पाकर मैं हवेली से दबे पाँव निकल गई। शायद उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि मैं इस तरह फरार हो जाऊंगी। मैंने खामोशी से भागना मुनासिब समझा था और फिर मैं सीधे शहर के लिए ट्रेन में बैठ गई थी। मैंने अपने गांव का रुख भी नहीं किया था, क्योंकि इस तरह मैं पकड़ी जाती। उन लोगों को खबर होने से पहले ही ट्रेन रवाना हो गई थी और जब मैं शहर पहुंची तो मेरे माता पिता शहर वाले घर में ही मौजूद थे। मेरी माँ मुझे देखकर मेरे गले लग गई थी और खूब रोई। पिताजी का हाल भी कुछ ठीक नहीं था। वो मेरे कदमों में बैठ गए और कहने लगे, मुझे नहीं मालूम था कि मेरा सगा भाई मेरे साथ धोखा करेगा। उसने मुझे यही कहा था कि अब दोनों गांव के दरमियान मित्रता हो गई है। मैं भी वर्षों के इस झगड़े से थक गया था, इसलिए मैं चाहता था कि अब हालात ठीक हो जाएं। परंतु मुझे नहीं मालूम था कि ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी फसलों की खातिर किया था। मैंने पिताजी से कहा कि मैं मजीद इस दरिंदे के साथ नहीं रह सकती। रवि ने हर रात मुझे नोच डाला था। पिताजी ने खुला के कागजात बनवाए और रवि को भेजने से पहले पुलिस से भी राब्ता किया ताकि रवि हमें हरासा ना कर सके। पिताजी के शहर में काफ़ी संबंध थे। पिताजी ने सबको इस्तेमाल करते हुए मेरी और रवि की तलाक करवा दी थी। आज मैं अपने पिता के घर में हूँ और ग्रेजुएशन की शिक्षा हासिल कर रही हूँ। जो कुछ मुझ पर बीता मैं उसे भयानक सपना समझकर भूलना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी माजी के कुछ लम्हे दोबारा मेरी आंखों के सामने आते हैं तो मेरी जान निकल जाती है। पिताजी ने कभी दोबारा पलटकर गांव का रुख नहीं किया। मेरे ताया ने कई दफ़ा बात करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी फसलों का पानी फिर बंद हो चुका था, परंतु पिताजी को उनसे कोई सरोकार नहीं था। पिताजी उनके बहकावे में एक दफ़ा गलत निर्णय कर चुके थे और अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहते थे। आज सब कुछ ठीक हो गया है, परंतु कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक कसक बाकी है।